गुड मॉर्निंग एवरीवन। डॉट एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट क्लास में हम गति के नियमों को डिस्कस कर रहे थे और उसमें हमने जड़त्व, संवेग और गति के तीनों नियम, प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम के बारे में चर्चा की थी। लास्ट जो हमारा वहाँ टॉपिक था वो था गति का तीसरा नियम यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। उसके आगे हम आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। वहां पे जो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हमने डिस्कस किया था उसको मैं थोड़ा सा यहाँ ब्रीफली दोबारा से थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि उसकी अपने को यहाँ ज़रूरत पड़ेगी इस क्लास में। उसके लिए हमने ये कहा था कि जैसे मान लीजिए कि ये एक वस्तु है और वो किसी सतह पे रखी हुई है, तो नीचे की तरफ जो है वो गुरुत्वाकर्षण के कारण ये वस्तु सतह पे बल लगाती है, वो mg। ये हमारा क्रियाबल हो गया एक्शन, और इसी के बराबर और विपरीत दिशा में वस्तु पर एक बल लगता है जिसे हम प्रतिक्रिया बल यानी रिएक्शन फोर्स कहते हैं। और समतल सतह के लिए रिएक्शन फोर्स का मान जो है वो किसके बराबर आ रहा था वहां पे, यहाँ पे r बराबर mg के बराबर ये आएगा। यहां तक की बात हमने कर ली थी कि प्रत्येक क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लास्ट क्लास में हमने यहाँ डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे लिफ्ट में व्यक्ति या किसी वस्तु का आभासी भार। ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा। लिफ्ट में व्यक्ति का आभासी भार। तो पहले तो हम इस पॉइंट को दोबारा से ब्रीफली पढ़ लेते हैं। पिछली क्लास में मैं इसके बारे में आपको बता चुका हूं कि भार क्या चीज होती है। जब हम किसी वस्तु के द्रव्यमान को गुरुत्वाकर्षण के त्वरण यानी g से गुणा कर देते हैं तो जो राशि आती है वो कहलाती है उस व्यक्ति या उस वस्तु का भार, यानी W बराबर mg, ये भार है। अब यहाँ पे देखो कि भार जो है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक m से और एक g से। m जो है वो नियत रहता है, द्रव्यमान किसी वस्तु का जो है वो नियत रहता है, लेकिन ये जो g है ना ये परिवर्तित होता रहता है, इसमें परिवर्तन होता है। परिवर्तन गति की वजह से इसमें हो सकता है, और भी कई डाटा ऐसे हैं जिसके कारण जी के मान में परिवर्तन होगा। उसको हम तब पढ़ेंगे जब हम गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल आप ये मान लीजिए कि जी के मान में परिवर्तन हो सकता है वस्तु की गति के कारण, और जाहिर सी बात है जी के मान में यदि चेंज हो सकता है तो उसका भार भी बदल जाएगा। इस पॉइंट में हमें यही पढ़ना है कि व्यक्ति का जो आभासी भार है लिफ्ट में वो किस तरह होता है, कभी ये कम हो जाता है, कभी ये ज्यादा हो जाता है। तो इसके लिए हमारे पास पहली कंडीशन है, कंडीशन नंबर फर्स्ट। यदि लिफ्ट नियत वेग से ऊपर या नीचे किसी भी दिशा में जा रही हो, यह हमारी पहली कंडीशन है। इस बात को समझते हैं कि इस कंडीशन में क्या होता है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक लिफ्ट है और इस लिफ्ट में एक व्यक्ति यहां खड़ा है। यदि मैं आपसे कहूं कि इस व्यक्ति पर लगने वाले बल बनाइए, तो नीचे की तरफ इस पे लग रहा है वो mg, और इस पे प्रतिक्रिया बल लग रहा है r ऊपर की तरफ। अब लिफ्ट नियत वेग से या तो नीचे जा रही है, v वेलोसिटी से या तो नीचे जा रही है, और या फिर v वेलोसिटी से ऊपर जा रही है हमारे कंडीशन के हिसाब से। चूंकि इसका वेग नियत है, तो वेग नियत है इसका मतलब वेग बदल नहीं रहा, वेग बदल नहीं रहा इसका मतलब इसके पास त्वरण नहीं है, और त्वरण नहीं है तो बल वाले फॉर्मूले से F बराबर ma के हिसाब से इसमें बल भी नहीं है। यानी यदि वस्तु के पास त्वरण नहीं है तो उसके पास बल भी नहीं है। ये बात हमें इस स्टेटमेंट से समझ में आई है कि ये जो लिफ्ट है वो नियत वेग से या तो ऊपर जा रही है या नीचे आ रही। मैंने आपसे कहा कि वेग का मान नियत होने का मतलब है वस्तु के पास त्वरण नहीं है, त्वरण का मान हो गया 0, और त्वरण 0 हो गया तो बल वाला जो फॉर्मूला है F बराबर ma, उसके हिसाब से बल भी 0 हो गया। यानी इस लिफ्ट पर या इस व्यक्ति पर कोई भी परिणामी बल काम नहीं कर रहा है, कोई भी बल नहीं है, कोई भी बल नहीं है, परिणामी बल नहीं है। लेकिन हमें ये तो दिखाई दे रहा है कि इस पे दो बल हैं। कौन से?
एक तो R इस पे है और एक mg, यहाँ पे दो बल तो लग ही रहे हैं, लेकिन परिणामी बल नहीं है। परिणामी बल नहीं है इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, तभी तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकते हैं। भाई इस तरह से मान लीजिए कि ये कोई वस्तु है, इस पे 10 न्यूटन का बल इधर लगा और 10 न्यूटन का बल इधर लगा, तो मैंने आपसे पूछा कि भाई परिणामी बल बताओ वस्तु पर, तो परिणामी बल कितना आएगा? 0, क्योंकि दो बल लग रहे हैं और दोनों एक दूसरे के बराबर लग रहे हैं, तो परिणामी बल 0 हो जाएगा। यही कुछ ऐसा हो रहा है, हम ये कह रहे हैं कि इस वस्तु पर यानी इस व्यक्ति पर परिणामी बल का मान कितना आ रहा है? 0 आ रहा है, स्टेटमेंट के हिसाब से 0 आ रहा है, लेकिन दो बल तो लग रहे हैं, दो बल लग रहे हैं, इसका मतलब इस पे जो परिणामी बल है वो कितना आएगा? इस पे जो परिणामी बल का मान आ जाएगा वो R बराबर mg ही आ जाएगा। मतलब जितना व्यक्ति का भार होना चाहिए उतनी ही उस पे प्रतिक्रिया बल लग रही है, यानी व्यक्ति को उतना ही भार फील होगा जितना उसका वास्तविक भार है। यानी कि यहाँ हम स्टेटमेंट देंगे कि व्यक्ति का जो आभासी भार है, जो लिफ्ट में उसको महसूस होगा, वो उसके वास्तविक भार के बराबर होगा, उसके भार में कोई चेंज नहीं आएगा। कैसे पता लगा हमें ये बात? क्योंकि उसके प्रतिक्रिया बल का मान उतना ही आ गया जितना कि होना चाहिए। भाई जो है भार होना चाहिए mg और इस पे लगने वाला प्रतिक्रिया बल मान भी mg ही आ रहा है, इसका मतलब उतना ही भार फील होगा जितना उसका वास्तव में है। यदि लिफ्ट नियत वेग से चल रही है, ऊपर जा रही है चाहे नीचे जा रही है, तब व्यक्ति के भार में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, उतना ही भार उसको फील होगा जितना उसका वास्तव में है, यानी भार में कोई अंतर नहीं आएगा। ये हमारी पहली कंडीशन हो गई। चलिए अब हम दूसरी कंडीशन की बात करते हैं, कंडीशन नंबर 2। यदि लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर जा रही हो, ए त्वरण से ऊपर जा रही हो, इस बार भी हम वैसा का वैसा ही डायग्राम बना लेते हैं और वही चीजें सॉल्व करते हैं। ये लिफ्ट हो गई हमारी, इसमें ये व्यक्ति बैठा है, इस पे लगने वाले सारे बल बनाओ, तो लगने वाले बल बनाए तो हमने नीचे की तरफ, तो इस पर mg लग रहा है, प्रतिक्रिया बल ऊपर लग रहा है, और इन सब के बावजूद भी हमसे ये कहा जा रहा है कि इस पे ए त्वरण ऊपर है। जब लिफ्ट पे है तो व्यक्ति पर भी है, तो व्यक्ति का कुल कितना त्वरण हो गया? ए। न्यूटन की गति के दूसरे नियम के अनुसार जिस वस्तु पे ए त्वरण होता है उस पर कितना बल होता है? F बराबर ma। मैं आपको ये समझाने के लिए सारा बता रहा हूं, आप चाहें तो इसका स्टेटमेंट भी डायरेक्ट याद रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपसे डायरेक्ट ऐसा पूछा जाता है कि यदि ऐसा हो तो आप उस सूत्र को और उस स्टेटमेंट को सीधा याद रख सकते हैं। मैं सिर्फ बता रहा हूं ताकि आपको कम से कम रखना पड़े। तो हमने ये कहा कि इस व्यक्ति का जो है वो त्वरण ए हो गया, व्यक्ति का त्वरण ए है, तो इस पे गति के दूसरे नियम के अनुसार लगने वाला बल कितना हो जाएगा? F बराबर ma। अब देखिए ध्यान से, पिछली क्लास में मैं आपको ये कह चुका हूं कि परिणामी बल जो है वो बड़े बल की ओर होता है। इस बात को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। कैसे? देखो, मान लीजिए कि ये कोई वस्तु है, इस पे 10 न्यूटन का बल इधर लगाया गया और 5 न्यूटन का बल इधर लगाया गया। यदि आपसे पूछा जाए कि परिणामी बल कितना होगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं कि 10 माइनस 5 यानी 5 होगा। कौन सी दिशा में होगा? जिधर बड़ा बल है। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि इस पे 5 न्यूटन का परिणामी बल आएगा और कितना आएगा? 10 माइनस 5 आएगा। अब ध्यान से देख लीजिए कि ये ए त्वरण इस पे इधर है, तो जाहिर सी बात है कि मैं यहां से इसको लिख सकता हूं कि यदि त्वरण इधर है तो इस पर कितना बल है? F बराबर ma। इस डायरेक्शन में है, ऊपर की तरफ। यदि इस डायरेक्शन में है तो मुझे ये पता लगा कि परिणामी बल हमेशा बड़े बल की तरफ होता है, मतलब ये बल बड़ा है और ये बल छोटा है। तो परिणामी ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? जो काम आपने इस एग्जाम्पल में किया वही काम आपको यहाँ करना है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। यहाँ पर भी आपने क्या किया था? परिणामी बल जानने के लिए बड़ा माइनस छोटा किया था, तो यहाँ भी यही करेंगे। तो परिणामी बल कितना हो गया? इसका परिणामी बल हो गया R माइनस mg, R माइनस mg, बड़ा माइनस छोटा। R बड़ा है, ये कैसे पता लगा? क्योंकि परिणामी बल उसकी दिशा में है, तो जिधर परिणामी बल होता है वो बल बड़ा होता है, यानी R बड़ा mg छोटा, तो परिणामी बल यानी बड़ा माइनस छोटा R माइनस mg। और परिणामी बल हमेशा होता किसके बराबर है? ma के बराबर। अब यहाँ से आप R की वैल्यू निकालो जरा, तो mg उस डायरेक्शन में चला गया प्लस ma, यानी R की वैल्यू किसके बराबर आ रही है? mg प्लस a के बराबर आ रही है। वास्तव में इस पे प्रतिक्रिया परिणामी बल जो प्रतिक्रिया का है वो होना चाहिए था R बराबर mg, लेकिन आ कितना रहा है? R बराबर mg प्लस a, यानी कि पहले जितना इसको भार फील हो रहा था उससे ज्यादा भार फील होगा। ऐसी स्थिति में ये तो सूत्र है कितना फील होगा, और ऐसी स्थिति में हम ये लिख सकते हैं कि आभासी जो भार है व्यक्ति का वो उसके वास्तविक भार से क्या होगा? ज्यादा होगा। साफ साफ दिख रहा है, मल्टीप्लाई होना चाहिए जी से, लेकिन मल्टीप्लाई हो रहा है जी प्लस ए से, यानी उस व्यक्ति को अपना भार उसके वास्तविक भार से क्या होगा? ज्यादा फील होगा।
ये कंडीशन नंबर सेकंड हो गई। चलिए अब इसी में थर्ड कंडीशन, यदि यही लिफ्ट जो है वो नीचे की तरफ आने लगे ए त्वरण से, तो यदि लिफ्ट ए त्वरण से नीचे की ओर आ रही हो, यदि लिफ्ट ए त्वरण से नीचे की ओर आ रही है तो क्या होगा, तो देखो ये हमारे पास एक लिफ्ट का, मान लेते हैं कि हमारे पास एक लिफ्ट है, इसमें एक व्यक्ति खड़ा है, वही सारा बल इस पे बना लेते हैं कि नीचे की तरफ कितना लगेगा, mg गुरुत्वाकर्षण के कारण, और r प्रतिक्रिया बल ऊपर की तरफ लगेगा। अब ये कह रहा है कि a त्वरण से नीचे जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जिधर a त्वरण है तो इसके हिसाब से मैं बल बना लूंगा कि त्वरण a है तो इस पे परिणामी बल कितना होना चाहिए, ma। चूंकि परिणामी बल इस बार नीचे आ रहा है, इसका मतलब mg बड़ा है और r क्या है, छोटा है। परिणामी जानने के लिए क्या करते हैं हम, बड़ा माइनस छोटा, ये परिणामी बल होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए, परिणामी बल हमेशा ma के बराबर ही आएगा। यहां से मैंने r की वैल्यू को कैलकुलेट किया तो ये mg माइनस ma बनेगा। तो r की वैल्यू कितनी आ गई, r की वैल्यू यहाँ पे आ गई mg माइनस a, यानी कायदे से मल्टीप्लाई होना चाहिए था प्रतिक्रिया बल को g से, यानी mg आना चाहिए था, लेकिन आ कितना आ रहा है, g माइनस a से, यानी कम वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है। इस आधार पे हम ये कह देंगे कि जो आभासी भार है वो इसके वास्तविक भार से क्या होगा, कम होगा। व्यक्ति को अपना भार जो है वो कम फील होगा जितना उसका भार है उससे। ये अब इसी में एक चौथी कंडीशन है, ध्यान से देखो, कंडीशन नंबर 4, नई चीज नहीं है, वही है, तीसरे कंडीशन को ही थोड़ा सा एक्सटेंड किया हुआ है। यदि लिफ्ट जी त्वरण से नीचे आए, आ रही हो, इस कंडीशन का नाम है मुक्त पतन, फ्री फॉल। क्यों होता है अभी बताता हूं। इसको जब भी आपसे पूछा जाएगा तो इस तरह से पूछा जाएगा कि जैसे मान लीजिए ये कोई लिफ्ट है, ठीक है, और ये लिफ्ट से बंधी हुई ऊपर रस्सी है जो इसको कंट्रोल कर रही है ना। अब वो कह देगा कि ये रस्सी अचानक से टूट गई। रस्सी अचानक से टूटने का मतलब है अब ये जी त्वरण से नीचे जाएगा, गुरुत्वाकर्षण के त्वरण से नीचे जाएगा। इतनी देर तो क्या है, रस्सी से बंधा हुआ था, इसलिए गुरुत्वाकर्षण के हिसाब से नहीं जा रहा था। अब यदि ये कह देता है कि रस्सी ये टूट गई तो ये जी त्वरण से नीचे जाएगा, तो ये कंडीशन हमसे पूछी हुई है, तो इसके लिए बना लेते हैं। वही व्यक्ति जो है खड़ा है, नीचे की तरफ mg लग रहा है, ऊपर की तरफ r लग रहा है, तो आ तो ये नीचे ही रही है, तो जो ऊपर सूत्र मैंने लगाया था, जो मेरे पास सूत्र आया था, क्या आया था, mg माइनस a, वही लगेगा। बस अंतर इतना हो गया कि पहले वो a त्वरण से आ रही थी, अब कितने त्वरण से आ रही है, g त्वरण से आ रही है, यानी a का मान g लिख दूंगा तो r का मान कितना आ जाएगा यहाँ पे, mg माइनस g माइनस जी की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी, तो मुझे प्रतिक्रिया बल कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, यानी उस पर कोई भार फील नहीं होगा। उस व्यक्ति का जो भार है वो कितना आएगा, यानी हम साफ साफ कह देंगे कि उस व्यक्ति का जो आभासी भार होगा इस स्थिति में वो कितना होगा, 0। उस व्यक्ति को कोई भार फील नहीं होगा। इसीलिए इस कंडीशन को भारहीनता की स्थिति भी कहते हैं। क्या कहते हैं, भारहीनता की स्थिति कहते हैं। यदि लिफ्ट की रस्सी अचानक से टूट जाए तो जी त्वरण से लिफ्ट नीचे आएगी। ऐसी स्थिति में प्रतिक्रिया बल का मान कैलकुलेट किया तो 0 आ गया, और 0 आने का मतलब है कि व्यक्ति जो है वो भारहीनता की स्थिति को फील करेगा, उसको अपना कोई भी भार फील नहीं होगा। समझ में आ रही बात, क्लियर। अच्छा, इसको आपको एक तराजू से रिलेटेड क्वेश्चन से में भी पूछा जाता है इसी कंडीशन को। जैसे वो ये कह देगा कि ये कोई लिफ्ट है और यहाँ पे एक जो है वो तराजू कांटा रखा हुआ है, और उस कांटे पर ये व्यक्ति खड़ा है, और अचानक से रस्सी जो है वो लिफ्ट की टूट जाती है, तो लिफ्ट जी त्वरण से नीचे आने लग जाएगी। तो वो पूछेगा कि बताओ इस तराजू का जो है रीडिंग कितनी होगी, ये कितनी उसको दिखाएगा। तो जाहिर सी बात है कि प्रतिक्रिया बल कितना है, 0। प्रतिक्रिया बल जो है ये मतलब भार कितना फील करेगा, वो 0 भार फील करेगा। तो तराजू भार को ही तो मेंटेन करता है, तो तराजू की रीडिंग क्या आ जाएगी, 0। यानी इस समय तराजू कोई भी रीडिंग नहीं दिखाएगा। कितनी रीडिंग दिखाएगा, 0 रीडिंग दिखाएगा। उसका कोई वेट मेजर नहीं करेगा, भार मेजर नहीं करेगा, 0 आएगा। ये कंडीशन भी आपको इस तरह से पूछी जाती है। तो हमने ये जो है वो लिफ्ट में आभासी भार की 4 कंडीशन पढ़ी है। यदि लिफ्ट जो है वो नियत वेग से ऊपर या नीचे आए तो उसके भार में कोई अंतर नहीं आता, उसका आभासी भार उसके वास्तविक भार के बराबर ही होता है। यदि लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर जा रही हो तो उसका भार जो है वो कितना आएगा, mg प्लस a, यानी पहले से ज्यादा।
यदि नीचे आ रही हो तो कितना आएगा mg माइनस ए, यानी पहले से कम, यानी आभासी भार कम होगा वास्तविक भार से। और यदि मुक्त पतन कर रही है तो उसका प्रतिक्रिया बल 0 आता है, यानी उसको कोई भार फील नहीं होता। साइंस में बहुत बार पूछी जाती है, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। लिफ्ट में व्यक्ति के भार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है इतनी बात? चलिए अब हम अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हमारा घर्षण के बारे में, फ्रिक्शन फोर्स के बारे में। तो नेक्स्ट जो है वो हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक घर्षण यानी फ्रिक्शन फोर्स। इसके बारे में थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ज्यादा हैं, सही और गलत वाले क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, क्योंकि इसके स्टेटमेंट बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं। इसके जो कथन है वो बहुत ही कंफ्यूजिंग है, तो आप उनको पॉइंट टू पॉइंट ढंग से समझेंगे। पहला कथन क्या है कि क्या होता है घर्षण, आखिर होता क्या है? तो इसका स्टेटमेंट है कि दो वस्तुओं के मध्य आपेक्षिक गति का विरोध करने वाला जो बल होता है वो घर्षण बल कहलाता है। आपेक्षिक गति का विरोध करने वाला बल क्या कहलाता है? घर्षण बल कहलाता है। अब ये क्या कहानी है? ये सारी कहानी इस शब्द से जुड़ी हुई है, आपेक्षिक गति। गति के पहले चैप्टर में ही मैंने आपको ये बता दिया था कि गति का अध्ययन हमेशा सापेक्ष किया जाता है। मतलब आपसे यदि कोई ये कहे कि ये पहली वस्तु है और ये दूसरी वस्तु है, बताओ इनके बीच में घर्षण लग रहा है कि नहीं लग रहा है ना? ये पहली वस्तु है, मान लीजिए कि ये दूसरी वस्तु है, बताओ इनके बीच में घर्षण लग रहा है कि नहीं लग रहा? भाई यदि ये दोनों वस्तु आपस में, ये वस्तु इसके सापेक्ष चले या ए बी के सापेक्ष चले, यदि आपस में चल रही है तो ही इनके मध्य घर्षण बल लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। उदाहरण के तौर पे इसको थोड़ा सा और इलेबरेट करते हैं। मान लीजिए आपसे ये कहा जाता है कि ये कोई बस है, बिल्कुल ठीक है, और यहाँ पे जो है वो एक सीट है, बिल्कुल ठीक है, और इस सीट पे जो है वो कोई व्यक्ति बैठा है। यदि आपसे कहे कि बस चल रही है, बताओ व्यक्ति और सीट के बीच में कितना घर्षण बल है, तो हम कहेंगे 0। क्यों भाई? क्योंकि व्यक्ति बस के सापेक्ष, सीट के सापेक्ष तो चल ही नहीं रहा, वो तो उस पर बैठा है। और जब तक इनके बीच में आपेक्षिक गति होने की संभावना नहीं होगी या आपेक्षिक गति नहीं होगी, तब तक घर्षण कितना आएगा? 0 आएगा। ये बात सीधी सीधी। वस्तु चल रही है कि नहीं चल रही उससे कोई मतलब नहीं, जिसके सतह के सापेक्ष आपसे घर्षण पूछा जा रहा है, यदि उसके सापेक्ष चल रही है तो घर्षण लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। ये सारी कहानी है। तो आपेक्षिक गति के विरोध स्वरूप जो बल लगता है वो क्या कहलाता है? घर्षण बल कहलाता है। ये बात हमेशा याद रखना। अगला पॉइंट है घर्षण के बारे में कि घर्षण बल जो है वो हमेशा विरोधी होता है, विरोधी बल है, कभी भी सपोर्ट नहीं करता, है ना? हमेशा गति का क्या करता है? विरोध ही करता है, आपेक्षिक गति का विरोध करता है। तो ये किस प्रकार का बल है? विरोधी बल है, अपोजिंग फोर्स है, हमेशा गति का क्या करेगा? विरोध करेगा। अगला पॉइंट है कि इसकी जो दिशा है वो हमेशा आपेक्षिक गति के विपरीत होती है। घर्षण बल की दिशा किधर होती है? सदैव आपेक्षिक गति के विपरीत होती है। आपेक्षिक गति के विपरीत होती है। यह बात भी आप याद रखेंगे कि जरूरी नहीं है कि आपेक्षिक गति हो ही, बस आपेक्षिक गति या तो हो रही हो या उसके होने की संभावना हो। यदि संभावना होगी तो भी घर्षण बल लगने लग जाएगा। मैं आगे इस बात को समझाऊंगा। आपेक्षिक गति के विपरीत होती है, इस बात को समझने के लिए हम एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। मान लीजिए वो कहता है कि ये कोई सतह है और इस सतह पे कोई वस्तु जो है वो यहाँ रखी हुई है। आपसे कोई कहे कि भाई इसको इधर खींच के चलाने की कोशिश की जा रही है, इस वस्तु को इधर बल लगा के चलाने की कोशिश की जा रही है, तो घर्षण किधर लगेगा? भाई ये इधर जाने की कोशिश करेगा तो घर्षण हमेशा इसके विपरीत दिशा में लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा आपेक्षिक गति के विपरीत लगेगा। ये बात समझ में आई? अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट घर्षण के बारे में है कि घर्षण बल जो है वो संपर्कित सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है।
घर्षण बल संपर्कित सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है। चलिए देखते हैं इसका क्या मतलब है। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास ये कोई सतह है और इस पर रखी हुई है ये कोई वस्तु, और इसको बल लगा के इधर चलाने की कोशिश की जा रही है। तो जाहिर सी बात है कि घर्षण बल जो है वो पीछे की तरफ लगेगा, ये घर्षण बल लगेगा यदि उधर जाने की कोशिश करेगा तो। लेकिन आपसे ये कह दिया जाता है कि ये सतह जो है वो कंक्रीट की सतह है। दूसरे एग्जाम्पल में आपसे ये कह दिया जाता है कि यही वस्तु रखी है, लेकिन इस बार ये कंक्रीट की सतह पे नहीं रखी हुई, मान लीजिए टाइल्स पे रखी हुई है। तीसरे एग्जाम्पल में आपसे ये कहता है कि यही वस्तु जो है उसने कांच पे रख दिया, कांच की सतह पे रखा हुआ। चौथे एग्जाम्पल में आपसे कहता है कि यही वस्तु जो है वो मार्बल पे रख दिया, मान लीजिए मार्बल की सतह पे रखा हुआ है। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल है और इसको इधर खींच के चलाने की कोशिश की जा रही है। तो प्रत्येक कंडीशन में, फर्स्ट में, सेकेंड में, थर्ड में, फोर्थ में, प्रत्येक कंडीशन में घर्षण बल तो लगेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर बार संपर्कित सतह की प्रकृति बदल रही है। भाई एक साइड तो वो वस्तु है फिक्स है एक साइड की, तो लेकिन दूसरी साइड जो है वो एक जगह कंक्रीट है, एक जगह टाइल्स है, एक जगह कांच है, एक जगह मार्बल है। तो चारों कंडीशन में जो घर्षण बल लगेगा वो अलग अलग लगेगा। क्यों? क्योंकि घर्षण बल का जो मान है वो संपर्कित सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है। क्लियर है इतनी बात? और अगला पॉइंट जो है इसके बारे में जो घर्षण में हमें पढ़ना है वो ये है कि घर्षण बल जो है वो असंरक्षी बल होता है। असंरक्षी बल होता है। हालांकि हम संरक्षी और असंरक्षी बल को आगे पढ़ेंगे जब हम कार्य और ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन चूंकि यहां शब्द आया है इसलिए मैं इसको थोड़ा सा एलिबोरेट कर देता हूं। कोई भी बल दो प्रकार का होता है, या तो संरक्षी बल होता है या फिर असंरक्षी बल होता है। अब संरक्षी बल कौन से होते हैं? वे बल संरक्षी होते हैं जिनके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता। कौन से पथ पर चले हैं, कौन से पथ पर वो लग रहे हैं, यानी वस्तु कौन से पथ से चल रही है, इस बात पे डिपेंड नहीं करता। और असंरक्षी वे बल होते हैं जिनके द्वारा किया गया कार्य तय किए गए पथ पर निर्भर करता है। वे असंरक्षी बल होते हैं। तो यहाँ इसका थोड़ा सा क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया है कि संरक्षी और असंरक्षी बल क्या होते हैं। हालांकि इसको हम दोबारा से जब ये टॉपिक आएगा कार्य और ऊर्जा में तब इसकी दोबारा से बात करेंगे, संरक्षी और असंरक्षी बल क्या होते हैं, तब इसकी हम वहां पे और थोड़ा सा जानने का इसके बारे में प्रयास करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको ये 5 पॉइंट याद रखने हैं घर्षण के बारे में। पहला पॉइंट क्या हो गया कि घर्षण क्या होता है? दो वस्तुओं के मध्य आपेक्षिक गति के विरोध के स्वरूप जो बल लगता है, जैसे इसमें मैं आपको दिखाता चलूं। पहला पॉइंट क्या है? दो वस्तुओं के मध्य आपेक्षिक गति का विरोध करने वाला बल घर्षण, या तो आपेक्षिक गति है या फिर आपेक्षिक गति होने की संभावना है, दोनों ही कंडीशन में घर्षण बल लगता है। और दूसरा है कि घर्षण बल हमेशा विरोधी बल होता है। इसकी दिशा सदैव आपेक्षिक गति, जिधर वस्तु चलने की कोशिश कर रही है या चल रही है उसके विपरीत लगता है। घर्षण बल संपर्कित सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है, इसका एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बताया। और लास्ट इसमें पॉइंट है कि घर्षण बल असंरक्षी प्रकृति का होता है, यानी कि इसके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता है, इसलिए ये किस प्रकार का बल है? असंरक्षी बल है। क्लियर है इतनी बात? चलिए अब हम अगला पॉइंट पढ़ते हैं इसमें घर्षण के प्रकार कि क्या घर्षण के कितने प्रकार होते हैं। तो नेक्स्ट जो पॉइंट हो गया वो हमारा हो गया घर्षण के प्रकार। देखिए घर्षण के प्रकार को आप बड़े ही ध्यान से समझेंगे क्योंकि इसमें एक माइनर सा ही दिक्कत है, वो आप जो है पकड़ में आ जाएगी तो आपको सब कैटेगरी एक्सप्लेन हो जाएगी, नहीं तो थोड़ा सा पेच फंस जाता है। तो सबसे पहला प्रकार कौन सा है घर्षण का? घर्षण का सबसे पहला प्रकार है वो है स्थैतिक घर्षण बल। पहला प्रकार है घर्षण का स्थैतिक घर्षण बल।
परिभाषा क्या है इसकी? स्थिर वस्तु पर लगने वाला जो घर्षण बल है वो स्थैतिक घर्षण बल कहलाता है। केवल स्थिर पे लगता, गतिशील पे ये नहीं लगता। सबको एक साथ एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊंगा। स्थिर वस्तु पर कार्यरत, वस्तु पर कार्यरत घर्षण बल स्थैतिक घर्षण बल कहलाता है। अच्छा, इसकी एक पॉइंट आपको विशेष यहां पे याद रखना है। स्थैतिक घर्षण बल में क्या होता है? स्थैतिक घर्षण बल का जो मान है हमेशा आरोपित बल के बराबर होता है। स्थैतिक घर्षण बल का मान सदैव वस्तु पर आरोपित बल के समान या बराबर होता है। ये बात हम आगे पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड किस तरह के चीज अपने से पूछी जाती है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो घर्षण का पहला प्रकार क्या हो गया? स्थैतिक घर्षण बल। ये घर्षण का पहला प्रकार हो गया। दूसरा जो घर्षण का बल का प्रकार हमें पढ़ना है वो है सीमांत घर्षण बल। दूसरा जो प्रकार है वो कौन सा है? सीमांत घर्षण बल। ये कोई नई कैटेगरी नहीं है, आपको इतना ही इसकी परिभाषा में याद रखना है कि स्थैतिक घर्षण बल का जो अधिकतम मान होगा वो क्या कहलाता है? सीमांत घर्षण बल कहलाता है। यानी इसकी परिभाषा क्या बनी? इसकी परिभाषा बनी स्थैतिक घर्षण बल का अधिकतम मान सीमांत घर्षण बल कहलाता है। बस इसकी इतनी परिभाषा है। और तीसरी परिभाषा, जो तीसरा प्रकार है घर्षण का, वो है गतिक घर्षण। तीसरा जो प्रकार है वो कौन सा है? गतिक घर्षण। और ऊपर वाले के जस्ट विपरीत, नाम से पता लग रहा है स्थैतिक घर्षण बल का मतलब स्थिर वस्तु पर कार्यरत, और गतिक घर्षण बल का मतलब हो गया कि गतिशील वस्तु पर जो घर्षण बल लगता है वो क्या कहलाता है? गतिक घर्षण बल कहलाता है। गतिशील वस्तु पर कार्यरत घर्षण बल का मान गतिक घर्षण बल कहलाता है। तो ये तीन प्रकार की कैटेगरी है घर्षण बल में, स्थैतिक, सीमांत और गतिक। अच्छा, गतिक में ही एक विशेष कैटेगरी और समझ लेते हैं। गतिक में ही एक विशेष कैटेगरी होती है लॉटनिक घर्षण बल, रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स। लॉटनिक घर्षण बल गतिक का ही पार्ट है। कब होता है? जब वस्तु चलती नहीं हो, किसी सतह पे लुढ़क रही हो। जैसे ये मान लीजिए कि ये कोई सतह है और यहाँ पर एक वस्तु रखी है और ये कह रहे हैं कि चल रही है, तो चल रही है यानी इस पे जो घर्षण लगेगा वो कौन सा होगा? गतिक घर्षण बल। लेकिन मान लीजिए कि वस्तु इस तरह से, गाड़ी का पहिया है, और यदि ये इस तरह से चल रहा है घूमता हुआ, तो यहाँ पे इसका जो संपर्क जो है उस पे जो घर्षण लग रहा है वो कौन सा घर्षण बल कहलाएगा? लॉटनिक घर्षण बल कहलाएगा। क्योंकि वास्तव में ये चल तो रही है तो गतिक का ही पार्ट, लेकिन ये घिसक के नहीं चल रही, उस पर लुढ़क के चल रही है। ऐसी स्थिति में जो घर्षण बल होता है वो क्या कहलाता है? लॉटनिक घर्षण बल कहलाता है। तो ये तीन कैटेगरी हो गई। कौन सी? स्थैतिक घर्षण बल, सीमांत घर्षण बल और गतिक घर्षण बल। क्लियर है? अब इसको पूरा समझने के लिए, मतलब इस कैटेगरी को समझने के लिए हम एक एग्जांपल उठाते हैं और देखते हैं कि इन तीनों का क्या क्या मतलब है। अच्छा, स्थैतिक में एक बहुत इंपॉर्टेंट मैंने वहां पे स्टेटमेंट लिखा है, सिर्फ एक ही स्टेटमेंट एक्स्ट्रा लिखा है इस पूरी थ्योरी में। वो ये है कि स्थैतिक घर्षण बल का जो मान है वो हमेशा आरोपित बल के बराबर होता है। तो चलिए एग्जाम्पल के तौर पर हमने इसको ले लेते हैं। सबसे पहले हमें मान लीजिए कि ये कहा जा रहा हो कि ये कोई सतह है और इस पर एक वस्तु रखी हुई है जो बहुत भारी है।
और अभी हमने इस पे कोई बल नहीं लगाया। तो जब आपसे पूछे कि फिलहाल इस पे कोई बल नहीं लग रहा है तो बताओ घर्षण बल, मैं घर्षण बल को Fs से लिख रहा हूं, ठीक है। कितना घर्षण बल होगा? 0, क्योंकि चलने की कोशिश ही नहीं कर रही, आपेक्षिक गति होने की संभावना ही नहीं है, तो 0। अगले स्टेटमेंट में मैंने आपसे ये कहा कि ये वस्तु है और मैंने इसको चलाने के लिए इधर 1 न्यूटन का बल लगा दिया। ये चल नहीं रही लेकिन चलने की कोशिश तो कर रही है, इस डायरेक्शन में जिधर बल लगा हुआ उस डायरेक्शन में चलने की कोशिश तो कर रही है। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि चल नहीं रही, तो बताओ कौन सी कैटेगरी का घर्षण बल है? तो आप कहेंगे स्थैतिक घर्षण बल है, क्योंकि स्थिर वस्तु है। तो ध्यान से देखो, यदि इस 1 न्यूटन के बल लगाने से वस्तु नहीं चल रही, इसका मतलब है कि इसको पीछे की तरफ किसने संतुलित किया है? घर्षण बल ने। और नहीं ये अकेला बल होगा तो भाई इधर जानी चाहिए, कायदे से भाई बल लगेगा तो चलनी चाहिए। तो इस 1 न्यूटन के बल को संतुलित कौन कर रहा है? पीछे की तरफ। इस 1 न्यूटन के बल को पीछे की तरफ संतुलित कर रहा है अपना घर्षण बल। पीछे की तरफ जो घर्षण बल है वो उस 1 न्यूटन को संतुलित कर रहा है। कौन सा घर्षण बल है? चूंकि ये स्थिर वस्तु है इसलिए स्थैतिक घर्षण बल है। इस समय मैं आपसे पूछूं कि स्थैतिक घर्षण बल का मान कितना हो गया, तो आप कहेंगे कि स्थैतिक घर्षण बल का मान 1 न्यूटन हो गया। तीसरे एग्जाम्पल में हम ये उठा लेते हैं कि मान लीजिए कि इस बार इसको चलाने के लिए आपने इस पे 4 न्यूटन का बल लगाया, लेकिन अभी भी हम ये मान लेते हैं कि ये चल नहीं रही मतलब इस पे कौन सा घर्षण बल लग रहा है? स्थैतिक। कितना लग रहा है? तो इस 4 न्यूटन को संतुलित करने के लिए तो पीछे की तरफ घर्षण बल को कितना लगना पड़ेगा? 4 न्यूटन ही लगना पड़ेगा। इस स्थिति में आपका घर्षण बल कितना आ जाएगा? 4 न्यूटन। और यदि ये 4 की जगह मैं ये कह दूं कि 6 न्यूटन लगा दिया तो घर्षण बल कितना न्यूटन हो जाएगा? 6 न्यूटन। यदि 8 न्यूटन लगा दिया चलाने के लिए तो घर्षण बल कितना हो जाएगा? 8 न्यूटन। जितना लगाया उसी को तो संतुलित करेगा। तो हर कंडीशन में देखो कि स्थैतिक घर्षण बल का मान किसके बराबर आ रहा है? आरोपित बल के बराबर आ रहा है। अब क्या हुआ कि होते होते ऐसा हो गया कि मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिया कि अब आपने इस वस्तु को चलाने के लिए 10 न्यूटन का बल लगाया और अब तक वस्तु नहीं चल रही, इससे थोड़ा ज्यादा बल बढ़ा दोगे तो वस्तु चलने लग जाएगी। वस्तु चलने लग जाएगी इसका मतलब उसके बाद जो उस पर लगेगा वो तो क्या हो जाएगा? गतिक घर्षण बल हो जाएगा। और उसके पहले जो लग रहा है वो क्या हो जाएगा? स्थैतिक घर्षण बल हो जाएगा। इस पर्टिकुलर 10 न्यूटन वाली कंडीशन पे मैं आपसे पूछूं कि बताओ भाई यदि मैं इस पे घर्षण बल पूछूं तो पीछे की तरफ लगेगा, कितना लगेगा? 10 न्यूटन का लगेगा। कौन सा है ये? स्थैतिक घर्षण बल ही है, लेकिन इसके जस्ट बाद में चलने लग जाएगी। यदि मैंने इस बल को बढ़ा के 10.1 न्यूटन भी कर दिया तो ये वस्तु चलने लग जाएगी, और जैसे चलने लग जाएगी वैसे इस पे बल कौन सा हो जाएगा? गतिक घर्षण बल हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि ये 10 न्यूटन स्थैतिक घर्षण बल का अधिकतम मान है, और स्थैतिक घर्षण बल के अधिकतम मान को ही हम क्या कहते हैं? सीमांत घर्षण बल कहते हैं। ये कोई नई कैटेगरी नहीं है। तो इस पूरे एग्जाम्पल में जैसे जैसे हम उस पर बल लगा रहे थे आरोपित बल, उसके हिसाब से उसका स्थैतिक बल लग रहा था। जितना आरोपित बल लगाएगा उतना ही स्थैतिक बल लगेगा, स्थैतिक घर्षण बल लगेगा। एक समय ऐसा आएगा जब स्थैतिक बल अपने अधिकतम मान तक पहुंच जाएगा, उस बल को हम 10 न्यूटन यहां मान के चल रहे हैं, तो 10 न्यूटन हमारा सीमांत हो गया। और इसके बाद में यदि आप इससे भी ज्यादा बल लगा दोगे चलाने के लिए तो वस्तु चलने लग जाएगी, और चलने के दौरान उस पर जो घर्षण बल लगेगा वो कौन सा हो जाएगा? गतिक घर्षण बल हो जाएगा। ये सारी कैटेगरी आपको समझ में आएगी। स्थैतिक घर्षण बल यानी स्थिर वस्तु पे लगने वाला बल हमेशा आरोपित बल के बराबर होता है। दूसरा सीमांत घर्षण बल यानी स्थैतिक घर्षण बल का जो अधिकतम मान हो सकता है वो सीमांत घर्षण बल कहलाता है। तीसरा है गतिक घर्षण बल यानी गतिशील वस्तु पर जो घर्षण बल लगता है वो गतिक घर्षण बल कहलाने लगेगा। और इसी में एक कैटेगरी है लॉटनिक घर्षण बल, यानी वस्तु खिसक के नहीं चल रही हो, लुढ़क के चल रही हो, किसी सतह पे पहिए की तरह चल रही हो, तो उस समय उस पर जो घर्षण बल लगेगा वो क्या कहलाएगा? लॉटनिक घर्षण बल कहलाएगा। इतनी बात यहाँ पे क्लियर होगी। तो ये सारी कैटेगरी हम यहाँ पढ़ चुके हैं। इसके बाद में हम पढ़ते हैं कि घर्षण बल का मान कितना होता है। तो अगला जो अपना पॉइंट है कि घर्षण बल का यदि मान आपसे पूछा जाए तो वो कितना होता है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक हो गया घर्षण बल का मान। घर्षण बल के मान के लिए एक स्टेटमेंट है। क्या स्टेटमेंट है? देखो, घर्षण बल का मान प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होता है। यह वही प्रतिक्रिया बल है जो हमने क्रिया प्रतिक्रिया के नियम में पढ़ा है। घर्षण बल का मान प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होता है। तो चलिए निकालते हैं किस समानुपाती होता है। इसके लिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक सतह है और इस सतह पे ये कोई वस्तु रखी हुई है।
लगने वाले सारे बल बनाने के लिए अपने से कहा गया है, तो नीचे की तरफ कितना लगेगा mg, ये तो लगेगा ही लगेगा, और ऊपर की तरफ कौन लगेगा, प्रतिक्रिया बल r लगेगा। यदि आप इसको चलाने के लिए इधर से बाह्य बल लगा देते हो, F एक्सटर्नल लगा देते हो, तो जाहिर सी बात है कि घर्षण बल पीछे की तरफ लगने लग जाएगा, ये घर्षण बल है ना, ऐसा ही कुछ हुआ है। अब इसमें देखो समतल सतह पे रखा हुआ, समतल सतह का मतलब है R का मान किसके बराबर आएगा, mg के बराबर आएगा, है ना। अब ये कह रहा है कि घर्षण बल का मान तो प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होता है, यानी भाई साहब घर्षण बल यानी Fs का मान किसके समानुपाती होगा, R के। तो प्रतिक्रिया बल का जो मान है वो यहाँ पे मैं समानुपात को बराबर में बदलूं तो मुझे एक नियतांक लगाना पड़ेगा, और यहाँ एक नियतांक लगेगा म्यू। इस म्यू को जो है वो घर्षण गुणांक कहते हैं, इसकी डेफिनेशन अभी हम पढ़ेंगे, क्या कहते हैं म्यू को, घर्षण गुणांक कहते हैं, इसकी बात अभी हम करेंगे। तो Fs का मान कितना आया, यानी घर्षण बल का मान कितना आया, Fs बराबर म्यू आर आया, है ना। और R का मान मुझे पहले से पता है, R का मान mg होता है, तो Fs बराबर कितना आ जाएगा, म्यू m और g। यदि आपसे घर्षण बल का मान कैलकुलेट करवाना चाहता हो तो आप कितना निकालेंगे, म्यू एम जी निकालेंगे, जहां पे म्यू घर्षण गुणांक है किसके बीच में, इस वस्तु के और इस सतह के बीच में घर्षण गुणांक है, ये हमेशा आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। एम क्या है, वस्तु का द्रव्यमान है, और जी क्या है, गुरुत्वाकर्षण का त्वरण है। तो आपको घर्षण बल का सूत्र मिल गया, एफ बराबर म्यू एम जी, ये घर्षण बल का सूत्र होता है। और यदि स्टेटमेंट के तौर पे आपसे पूछे तो किसी भी वस्तु पर लगने वाला जो घर्षण बल है वो हमेशा प्रतिक्रिया बल के क्या होता है, समानुपाती होता है। ये इसका स्टेटमेंट है। क्लियर है यहां तक की बात। और अगला पॉइंट हमें इसी का पढ़ना है, घर्षण गुणांक। तो अगला स्टेटमेंट, अगली हेडिंग लगाते हैं, घर्षण गुणांक क्या होता है। घर्षण गुणांक, फ्रिक्शन कॉफिशिएंट कहते हैं इसको। फ्रिक्शन कॉफिशिएंट, घर्षण गुणांक। तो देखो ऊपर से ही समझ में आ जाएगा, अभी आपने जो सूत्र लिखा था वहीं से इसका स्टेटमेंट आ जाएगा। क्या सूत्र लिखा था, एफ एस बराबर म्यू आर। यदि आपको म्यू जानना हो तो वो किसके बराबर आएगा, एफ एस अपॉन आर के बराबर आएगा। यानी किसी वस्तु पर लगने वाले घर्षण बल तथा प्रतिक्रिया बल के अनुपात को क्या कहा जाता है, घर्षण गुणांक कहा जाता है। तो यहां से इसकी परिभाषा बनेगी, क्या परिभाषा बन जाएगी, घर्षण बल तथा प्रतिक्रिया बल के अनुपात को, प्रतिक्रिया बल के अनुपात को क्या कहा जाता है, घर्षण गुणांक कहा जाता है। घर्षण गुणांक कहते हैं। अच्छा, इस घर्षण गुणांक की दूसरी बात, साफ साफ दिख रहा है कि घर्षण गुणांक संपर्क सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है ना भाई। घर्षण बल करता है तो जाहिर सी बात है म्यू भी करेगा। कांच पे वस्तु रखी है कि मार्बल पे रखी है कि कंक्रीट की सतह पे रखी है कि मिट्टी की सतह पे रखी है, ये सब बातों पे डिपेंड करेगा। तो सिंपल सी बात है कि घर्षण गुणांक जो है वो संपर्क की सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है, इस बात में कोई दिक्कत नहीं है। इस स्टेटमेंट को अपन लिख चुके हैं। अब अगला पॉइंट है कि इसका मात्रक क्या होता है। तो घर्षण गुणांक एक मात्रकहीन राशि है। घर्षण गुणांक क्या है, मात्रकहीन राशि, इसका कोई मात्रक नहीं होता। अच्छा, एक बात और इसमें, सामान्यतः घर्षण गुणांक का जो मान है वो 0 से 1 के बीच में होता है। ना तो किसी सतह का घर्षण गुणांक 0 हो सकता है और ना ही किसी सतह का घर्षण गुणांक 1 हो सकता है। साधारणतः जो है वो म्यू यानी घर्षण गुणांक का जो मान है वो 0 से 1 के बीच में ही होता है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे एक स्टेटमेंट और आपसे पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है इसलिए मैं इसको साइड में लिख देता हूं। आपने 4 प्रकार के बल पढ़े हैं घर्षण के, कौन सा, एक तो आपने स्थैतिक पढ़ा है ना, एक आपने सीमांत पढ़ा है, एक आपने गतिक पढ़ा है और एक आपने लोटनिक पढ़ा है। स्थैतिक को इंग्लिश में स्टैटिक कहते हैं, तो इससे रिलेटेड जो घर्षण गुणांक है वो म्यू एस कहा जाता है। सीमांत को कहते हैं इंग्लिश में लिमिटिंग, इससे रिलेटेड जो घर्षण गुणांक है वो म्यू एल कहा जाता है। गतिक को कहते हैं काइनेटिक, तो इसका जो घर्षण गुणांक है वो म्यू के कहा जाता है।
और लौटनिक जो है वो म्यू आर, रोलिंग, लौटनिक को रोलिंग कहते हैं, इसलिए इसका जो सिंबल है वो म्यू आर दिया जाता है। अब साधारण से देखो, सबसे ज्यादा घर्षण बल का मान किसका था? सीमांत, है ना भाई। गतिक वाले में कम लगेगा, स्थितिक तो इससे किसी भी मान का हो सकता है। सबसे ज्यादा मान किसका? सीमांत। तो इसका जो गुणांक है वो सबसे ज्यादा होता है, तो म्यू एल की वैल्यू सबसे ज्यादा। उसके बाद में स्टैटिक की होती है, उसके बाद में गतिक की होती है, और सबसे कम घर्षण गुणांक जो होता है वो किसका होता है? रोलिंग का। यानी किसी वस्तु को खिसका के चलाना, उसको लुढ़का के चलाने से जो है वो ज्यादा टिपिकल होता है, लुढ़का के चलाना आसान होता है। समझ में आ रही है बात? लौटने का घर्षण कम है यानी विरोध कम से कम होगा, विरोध कम से कम होगा यानी वस्तु आसानी से चलेगी। तो ये एक स्टेटमेंट भी एक इंपॉर्टेंट है। स्थितिक, सीमांत, गतिक और लौटनिक घर्षण से संबंधित जो घर्षण गुणांक हैं उनका रिलेशन क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, किसी भी सूरत में म्यू का मान 0 से 1 के बीच में ही रहेगा, ये बात भी आप ध्यान रखना कि म्यू का मान जो है वो 0 से 1 के बीच में होता है। किसी भी सतह के लिए म्यू का मान 0 नहीं हो सकता और किसी भी सतह के लिए म्यू का मान 1 नहीं हो सकता, इसकी वैल्यू इन दोनों के कहीं बीच में होती है। यहां तक की बात समझ में आई? चलिए अब घर्षण के बारे में कुछ और चीजें डिस्कस करते हैं और अपन घर्षण को आज की क्लास में कंप्लीट करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य, पॉइंट टू रिमेंबर, पीटीआर, याद रखने योग्य बातें। यानी पीटीआर, पीटीआर का मतलब होता है आपको ये बातें ध्यान में रखनी है, पॉइंट टू रिमेंबर याद रखनी। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला बात यह है कि घर्षण बल को जो है वो नेसेसरी डेविल कहते हैं, आवश्यक दानव कहते हैं। घर्षण बल को क्या कहते हैं? आवश्यक दानव कहते हैं, नेसेसरी डेविल कहते हैं। किसको कहते हैं? ये घर्षण बल को। क्यों कहते हैं? इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि घर्षण बल एक विरोधी बल है, लेकिन इसके बिना किसी सतह पे चलना, लिखना, खाना, पीना, किसी वस्तु को पकड़ना कुछ भी संभव नहीं होगा। इसलिए ये विरोधी बल भले ही हो, लेकिन ये आवश्यक है हमारे एक्टिविटीज को करने के लिए, इसलिए इसको आवश्यक दानव कहा जाता है। दूसरा, किसी सतह पे पॉलिश कर दी जाए तो घर्षण बल का जो मान है वो क्या हो जाएगा? घर्षण बल का मान कम हो जाएगा। मान लीजिए ये कोई सतह खुरदरी है और हमने इस पे एक अच्छी सी पॉलिश कर दी किसी भी पदार्थ की, तो पॉलिश करने से जो है वो सतह का जो है वो घर्षण गुणांक क्या हो जाएगा? कम हो जाता है। इसके अलावा घर्षण को कम करने के लिए स्नेहक यानी लुब्रिकेंट्स का उपयोग किया जाता है। घर्षण को कम करने के लिए स्नेहक, और इंग्लिश में इसको लुब्रिकेंट कहते हैं, स्नेहक का प्रयोग किया जाता है। क्या होता है ये स्नेहक? कोई भी चिकनाई वाला पदार्थ जैसे तेल हो गया, ग्रीस हो गया, है ना, ऑयल वगैरह हो गए, ये सब जो है वो क्या कहलाते हैं? स्नेहक कहलाते हैं। दो सतहों के बीच में आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई वस्तु है और ये कोई दूसरी वस्तु हमने इसके ऊपर रखी और हमने इस वस्तु के बीच में यहाँ पे ग्रीस वगैरह लगा दिया यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है कि अब इस वस्तु का चलना आसान हो जाएगा, यानी घर्षण कम हो गया। स्नेहक का प्रयोग करने से घर्षण क्या हो गया? कम हो गया। अच्छा, इसी में घर्षण को कम करने के लिए एक विशेष टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है जिसको बॉल बियरिंग कहते हैं। बॉल बियरिंग कहते हैं। बॉल बियरिंग की सहायता से भी घर्षण को कम किया जाता है। ये बॉल बियरिंग क्या होता है? अब इस ये देखो, आपने ये पढ़ा होगा कि सॉरी देखा होगा कहीं कि इस तरह से जो है वो दो सर्कल के बीच में छोटी छोटी गोलियां जो है वो मेटल की इसमें फंसा के रखते हैं इस तरह से। तो ये वाली जो चीज है ना वो बॉल बियरिंग कहलाती है। इससे होगा क्या? इससे घर्षण बल का मान कम हो जाएगा। कैसे होगा भाई? वो इसलिए होगा क्योंकि बॉल बियरिंग में क्या है? वास्तव में छोटे छोटे गोले हैं और ये गोले किसी वस्तु पे लुढ़क के चलते हैं या खिसक के चलते हैं। जाहिर सी बात है ये वाला काम होता है लुढ़क के चलते हैं, ये इस पे घूमते हुए चलेंगे, और घूमने हुए चलने का मतलब है कि ये कौन सा घर्षण बल लगता है? लौटनी लगता है, और लौटनिक सबसे कम होता है। तो जाहिर सी बात है कि बॉल बियरिंग का उपयोग जो है वो बड़ी मशीनों में जो है वो घर्षण को कम करने के लिए किया जाता है। तो बॉल बियरिंग हो गया। इसके अलावा एक स्टेटमेंट आप और याद रखना, दो
ठोस वस्तुओं के बीच में लगने वाला जो घर्षण बल है उसके बारे में हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। लेकिन द्रव की परतों के बीच में भी, जैसे मान लीजिए कि ये कोई पानी की लेयर है, इस तरह से अपन मान लेते हैं कि पानी जो है वो बह रहा है ऐसे, तो जाहिर सी बात है कि पानी अनंत समय तक तो नहीं बहेगा। यदि हमने पानी बहाया है, कुछ देर बाद जो है वो एक स्टेबल कंडीशन में आ जाएगा, तो उसका भी मतलब उसके बहने का भी किसी ने विरोध किया होगा, तभी तो वो स्टेबल कंडीशन में आया है। तो द्रव की परतों के बीच में जो घर्षण बल, यहाँ देखो इसमें दो परतों के बीच में जो घर्षण बल लगता है वो क्या कहलाता है? श्यानता कहलाता है। तो ये स्टेटमेंट भी आप याद रखेंगे कि द्रव की परतों के मध्य, द्रव की परतों के मध्य लगने वाला घर्षण बल श्यान बल कहलाता है। क्या कहलाता है? श्यान बल, विस्कस फोर्स कहलाता है। तथा द्रव के इस गुण को श्यानता कहते हैं। तो जाहिर सी बात है, जिसमें श्यानता ज्यादा होगी उसका बहना, उस द्रव का बहना उतना ही जो है वो मुश्किल हो जाएगा। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि हम तीन चीजें ले लेते हैं, एक तो शहद ले लेते हैं, एक तेल ले लेते हैं और एक पानी ले लेते हैं। तो जाहिर सी बात है, पानी का जो फ्लो है, पानी का बहना वो सबसे आसान हो सकता है, उसके बाद में तेल का और उसके बाद में शहद का। सबसे, ये तीनों एग्जाम्पल में सबसे मुश्किल जो है वो किसका बहना है? शहद का बहना। इसका मतलब शहद में सबसे ज्यादा श्यानता होती है ना, पानी में इन तीनों के मुकाबले सबसे कम होती है। तो द्रव की परतों के बीच में जो घर्षण बल लगता है वो क्या कहलाता है? श्यान बल कहलाता है। तो ये घर्षण बल से रिलेटेड कुछ बातें थी, कुछ कॉन्सेप्ट थे, कुछ सूत्र थे। नेक्स्ट क्लास में जो है वो हम गुरुत्वाकर्षण बल को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास शायद हमारी बड़ी होगी, गुरुत्वाकर्षण बल में बड़े कॉन्सेप्ट हैं, थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है, तो शायद उसके लिए अपने को 2 क्लासें करनी पड़े। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में गुरुत्वाकर्षण के टॉपिक के साथ।